यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। XLRI ऑडिटोरियम जमशेदपुर पूरी तरह भरी हुई थी। अचानक मंच से अनाउंसमेंट होता है, गोल्ड मेडल फॉर BCA गोज टू अमन कुमार। मैं हड़बड़ाकर अपनी सीट पर खड़ा हो गया था। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज रहा था। मैं मंच तक पहुंच गया था। आज मुझे BCA की डिग्री मिल गई थी। मुझसे अधिक खुशी मेरे दोस्तों को थी। उन्हें हमसे पार्टी तथा PM मॉल में मूवी जो देखनी थी। शाम को अपने घर घाटशिला पहुंचा। अगले दिन सुबह पापा ने पूछा, आगे का क्या प्लान है? मैंने दिल्ली से MCA करने का अपना प्रस्ताव पापा के सामने रखा। पापा ने तुरंत हामी भर दी। अगले महीने मैं और पापा दोनों दिल्ली पहुंच गए थे। एडमिशन करवा के पापा वापस घाटशिला लौट गए थे। मुझे हॉस्टल में जगह मिल गया था। मेरे सभी दोस्त जो कभी मेरे आसपास होते थे, आज वे सारे मेरी वर्चुअल जिंदगी के हिस्से बन गए थे। कुछ दिन बीतते बीतते क्लास में पढ़ाई के मामले में मेरी अलग पहचान बन गई थी। एक दिन क्लास लेने एक मैडम आ गई। वह किसी भी एंगल से मैडम नहीं दिख रही थी। हल्की सांवली रंग की वह मैडम सलवार दुपट्टे में काफी खूबसूरत दिख रही थी। मेरा ध्यान स्मार्ट बोर्ड पर कम, मैडम पर अधिक था। जब कभी मैडम से नजर मिलती तो अपना नजर स्मार्ट बोर्ड की ओर कर लेता। नजर हटते ही मेरी नजर वापस अपनी जगह आ जाती थी। मेरा दिल और दिमाग से शायद कंट्रोल उस वक्त खत्म हो चुका था। मैं अचानक अपनी सीट पर खड़ा हो गया। मैडम बोली, क्या सवाल है? मैं अचानक एकदम हड़बड़ाकर बोल पड़ा, काजोल जी, सॉरी विपाशा जी, आपने अपना नाम तो अभी तक बताया ही नहीं। सारा क्लास ठहाकों से गूंज उठा था। मैडम थोड़ा शर्माने के बाद अचानक सख्त होते बोली, बेटे, मेरे बदले स्मार्ट बोर्ड पर फोकस कर ले। क्लास खत्म होने के बाद मैं वापस हॉस्टल आ गया। किताब में भी मैडम का ही चेहरा नजर आ रहा था। अगले दिन क्लास में मैं मैडम का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। आज मैडम नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। या आज उसकी क्लास नहीं थी, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ये तमाम सवाल मैं अपने आप से पूछकर जवाब तलाश रहा था। आज क्लास खाली खाली लग रहा था। किसी भी टीचर का क्लास आज मुझे अच्छा नहीं लगा था। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होने लगा था। अगले दिन भी क्लास में मैडम को ना पाकर मैं स्टाफ रूम की ओर चल दिया। अचानक 4-5 लड़कियों के साथ मैडम हंसते खिलखिलाते सामने से मेरी तरफ आती दिखी। मैं अपनी जगह पर रुक चुका था। वह मेरे बिल्कुल सामने आ चुकी थी। मैं सोचने लगा, काश मेरी तरह यह समय भी रुक जाता। एक बार फिर मेरा दिल और दिमाग के बीच शायद कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका था। मैं सांवली सलोनी तेरी झील से आंखें गाना शुरू कर चुका था। आंखें खुली तो वहां सिर्फ मैं ही अकेला बचा था। मैं पीछे मुड़कर देखा तो मैडम कार पर सहेलियों के साथ चढ़ रही थी। कार चल चुकी थी। अभी भी मैं कार और मैडम से काफी दूर था। 2-3 महीने बीत गए थे, फिर मैडम कभी दिखाई नहीं दी। मैं भी धीरे धीरे मैडम को भूलने लगा था। पढ़ाई में एक बार फिर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। क्लास वाली घटना के बाद से कॉलेज में मैं जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। कई लड़के लड़कियां मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं अब तक मैडम को लगभग भूल ही गया था। कुछ दिनों पहले मैं दोस्तों के साथ कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग कपड़े खरीदने मोनेस्टी गया था। एक दिन संडे होने के कारण मैं मोबाइल पर टाइम पास कर रहा था। तभी मोनेस्टी वाली एक अपनी फोटो देखकर मैं चौंक गया। यह फोटो मेरे एक दोस्त ने खींची थी। मैं फोटो को जूम कर देखने लगा। मेरे पीछे स्कूटी से मैडम उतर रही थी। एक बार फिर मैडम मेरे दिलो दिमाग में छा गई थी। जूम करने पर स्कूटी का नंबर DL21Q3145 दिख रही थी। मैंने नंबर को नोट करके परिवहन सेवा के ऐप पर डाला तो नाम कुमारी अंजलि, पता गली नंबर A5, क्वार्टर नंबर B10, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली दिखा रहा था। यह एड्रेस तो मेरे यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था।
अगले ही घंटे मैं रिंग रोड सेवा बस पकड़कर मुखर्जी नगर के लिए चल दिया था। मैं धड़कते दिल से घर का कॉल बेल बजा चुका था। अचानक दरवाजा खुला, सामने एक दूसरी ही लड़की खड़ी थी। मैंने पूछा, अंजलि जी हैं क्या? वह बोली, नहीं, वह एमसीए फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट सबमिट करने दिल्ली यूनिवर्सिटी गई है। मैं बोला, वह तो मैडम हैं, पिछले 2 महीने पहले हमारे कॉलेज क्लास लेने गई थी। लड़की बोली, वह एमसीए फाइनल ईयर का इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए शायद आपके कॉलेज गई होगी। मैं पूछा, आप? मैं अंकिता, उसकी रूममेट हूँ। मैंने गेट पर खड़े खड़े ही पिछली सारी घटना उसे बता दी। लड़की सुनकर मुस्कुरा रही थी। एक लंबी सांस लेते बोली, तो तुझे प्यार हो गया है? मेरी जिद के आगे अंकिता झुक चुकी थी। वह मेरी मदद के लिए तैयार हो चुकी थी। बोली, चलो ठीक है। 5 जनवरी को शाम 6 बजे के करीब इंडिया गेट पर मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तुम भी आ जाना। मैं अंजलि को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं अंकिता को बाय बोलकर चल चुका था। 5 जनवरी को शाम 6 बजे के करीब इंडिया गेट पर केक कटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग में मैं शामिल हो चुका था। केक काटने के बाद जैसे ही अंजलि की नजर उठी, सामने मुझे देखकर चौंक गई। अंकिता ने इस घटनाक्रम को बखूबी संभाल ली थी। हम दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे थे। अंकिता की मदद से मेरी जिंदगी एक अलग रास्ते की तरफ चल दी थी। हमारी तथा अंजलि दोनों की रात गुड नाइट एवं सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ शुरू होने लगी थी। अंजलि खड़गपुर की रहने वाली थी, यानी हमारे घर घाटशिला से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर। उसके पिताजी खड़गपुर रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। उसकी एमसीए कंप्लीट होने वाली थी। अंजलि एमसीए के बाद नौकरी ज्वाइन करना चाहती थी, पर उसके पिताजी जॉब से पहले उसकी शादी को अपनी पहली प्राथमिकता सूची में रखे थे। मैं अपनी पढ़ाई तथा अंजलि दोनों के लिए समय निकाल लेता था। छुट्टियों के दिनों में हम दोनों साथ साथ दिल्ली घूमते थे। घंटों समय पार्क, सिनेमा हॉल, मॉल तथा रेस्टोरेंट में बिताने लगे थे। मेरी पसंद कब अंजलि की पसंद तथा अंजलि की पसंद कब मेरी पसंद बन गई थी, पता ही नहीं चला। इधर उसे एमसीए की डिग्री भी मिल गई थी। उसका मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस सिलेक्शन भी हो गया था। अगले महीने उसकी ज्वाइनिंग थी। एक दिन अचानक अंजलि का मेरे पास फोन आया। वह काफी नर्वस लग रही थी। मैं उससे मिलने चला गया। उसकी शादी फिक्स हो गई थी। उसके पिताजी ने तत्काल टिकट बनाकर मोबाइल पर भेज दिया था। कल ही रात के 10:10 पर नई दिल्ली से खड़गपुर जाने के लिए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में टिकट था। अगले दिन रात के करीब 9 बजे मैं अंजलि के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर बैठा था। मैं उसे झूठी दिलासा दे रहा था। सारी घटनाक्रम इतनी तेजी से करवट ली थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को संभालूं या अंजलि को। मैं अंजलि से बोला, ये दोनों पटरी जो देख रही हो ना, दोनों का एक साथ मिलना भाग्य में नहीं लिखा है, मगर दूर से देखो तो दोनों एक दूसरे से मिलती हुई दिखती है। अंजलि मेरे कंधे पर सर रखकर लगातार रोए जा रही थी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस यार्ड से प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर शिफ्ट हो चुकी थी। मैं भारी मन से अंजलि को कोच A1 सीट नंबर 21 पर चढ़ा दिया था। वह लगातार रोए जा रही थी। मैं किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बोला, अंजलि, लगता है आज मैं अपना सबसे कीमती चीज को खोने जा रहा हूं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस एक और नई जर्नी के लिए तैयार हो चुकी थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजा दी थी। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी थी। मैं किसी तरह अंजलि से हाथ छुड़ाकर उतर गया था। मैं हजारों गम को समेटे कातर दृष्टि से गाड़ी को प्लेटफॉर्म छोड़ते देख रहा था। अचानक गाड़ी रुक जाती है, शायद किसी ने जंजीर खींच दी थी। गाड़ी रुकते ही अचानक अंजलि को बदहवाश मेरी ओर भागकर आते देखता हूँ। आते ही मेरे गले से लिपटते हुए बोलती है, मैंने अपनी कीमती चीज खोना नहीं सीखी है, अमन।
हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस एक बार फिर से स्टार्ट होकर हमारी आंखों से ओझल हो चुकी थी।